हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो दिस इज़ प्रीलिम्स बूस्टर पार्ट 11 और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू यूपीएससी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज़ द नाइन्थ शेड्यूल। तो अभी क्या हुआ है कि झारखंड असेंबली ने 2 बिल्स क्लियर किए हैं, जिसमें से एक है कि वेकेंट जो गवर्नमेंट पोस्ट और सर्विसेज हैं उसमें रिजर्वेशन को बढ़ाया जाएगा टू 77%। और दूसरा है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें 1932 को कट ऑफ ईयर की तरह यूज़ किया जाएगा डोमिसाइल स्टेटस को डिटरमिन करने के लिए फॉर द डेफिनेशन ऑफ लोकल रेसिडेंट्स। ओके, लेकिन इसमें एक कैविएट है। तो यहाँ पे सीएम ने एक्चुअली बोला है कि ये अमेंडमेंट्स तभी होंगे जब इनको 9th शेड्यूल में ऐड करेगा सेंटर। ओके, तो 9th शेड्यूल क्या है, इसमें बेसिकली पूरा लिस्ट है सेंट्रल और स्टेट लॉज का जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो अभी 284 ऐसे लॉज हैं जो कि जुडिशल रिव्यू से शील्डेड हैं और ज़्यादातर जो है वो एग्रीकल्चर और लैंड इशू से रिलेटेड है। तो ये स्केड्यूल कब आया था? 1951 में आया था और इस टाइम पे एक नया आर्टिकल आया था, आर्टिकल 31B, और इसने 31A के साथ में इसमें एक्चुअली में ये प्रोविज़न था कि गवर्नमेंट जो है कुछ लॉज जो कि अग्रेरियन रिफॉर्म और ज़मींदारी सिस्टम से रिलेटेड उसके अबॉलिशिंग से रिलेटेड है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 31A में जो है पूरा एक क्लासेस ऑफ लॉज को प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जबकि 31B में कुछ स्पेसिफिक लॉज या एनेक्टमेंट्स को शील्ड किया गया है। ठीक है, तो 31B क्या कहता है कि मतलब 31A में एक तरीके से जनरलिटी है। ओके, तो बिना कोई जनरलिटी रखे जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में आएंगे तो उसके ऊपर आप उनको वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते हो कि अगर वो कोई भी राइट या उसका मतलब कोई अगर उसका पार्ट भी, उस लॉ का कोई पार्ट भी जो है वो कोई राइट को अब्रिज करता है और कोई भी जजमेंट या कोर्ट ऑर्डर या ट्रिब्यूनल जो है वो इसको मतलब वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकती है ऐसे लॉ को। ओके, तो बेसिकली यानी अगर आपका कोई राइट भी यदि इसमें वायलेट हो रहा है, अब्रिज हो रहा है, तो उसको आप वॉइड नहीं कर सकते। तो पहला अमेंडमेंट जो था इसमें 13 लॉज को ऐड किया गया था। उसके बाद में कई अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो टोटल जो लॉज हैं वो 284 है। तो क्या ये जो लॉज है इनको पूरी तरीके से जुडिशियल स्क्रूटनी से एग्जेम्प्ट किया गया है? तो यहाँ इन्होंने बताया है कि एक सेफ हार्बर की तरह तो होते हैं कि जुडिशियल रिव्यू से, लेकिन ये कोई ब्लैंकेट ब्लैंकेट प्रोटेक्शन नहीं है। और क्यों, जैसे कि तमिलनाडु लॉ था एक, तो उसको चैलेंज किया गया था 2007 में। तो ये केस याद रखना, IR कोइलो केस कहते हैं इसको, वेरी फेमस, 2007 का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे एक यूनानिमस जजमेंट हुई थी, तो कहा था कि जितने भी 9th शेड्यूल में लॉज हैं उनको भले आप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की वजह से आप चैलेंज ना कर सकते हो, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अगर वायलेट कर रहे हैं तो इस ग्राउंड पे उनको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे भले चैलेंज ना हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से उसको चैलेंज किया जा सकता है। फाइन। तो कोर्ट ने फिर क्लेरिफाई किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला टेस्ट है ये 1973 से आया है, इसलिए 1973 के बाद जितने भी लॉज रखे गए 9th शेड्यूल में तो उनमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एग्जामाइन की जा सकती है। और बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा कौन सा केस था, केशव नंदा भारती केस से आया था। ओके, तो यही वर्डिक्ट ने कहा था कि ऐसा लो जो अब्रोगेट या अब्रिज करे फंडामेंटल राइट्स को जो कि पार्ट 3 में है, हो सकता है वो बेसिक स्ट्रक्चर को जो डॉक्ट्रिन है उसको भी वायलेट कर रहा हो, तो फिर उसको आप जुडिशियल रिव्यू से इनवैलिडेट कर सकते हो। तो अब ये 9th शेड्यूल में क्यों इंक्लूड करना चाह रहे हैं? तो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, 1992 में आया था, इंदिरा साहनी केस है, आपने पढ़ा भी होगा। उसमें रिजर्वेशन की एक सीलिंग है 50% की, आप केवल 50% मैक्सिमम जो स्टेट है वो रिजर्वेशन दे सकता है। पर अभी क्या है, यहाँ पे 77% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो एक तरीके से अब इसको जुडिशियल स्क्रूटनी से बचाने के लिए, क्या ऐसा पहला केस कभी हुआ है? हुआ है, तमिलनाडु में हुआ था। बैकवर्ड क्लासेस SC एंड ST रिजर्वेशन का ही एक्ट था 1993 में। तो वहाँ पे 69% सीट्स जो हैं वो मतलब कॉलेज में और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स में इनको रिजर्व किया गया था। तो फिर 1990s में काफ़ी लीगल ऑब्स्टेकल्स हुए थे और उस टाइम पे फिर
मतलब पीएम के पास गए थे पूरा स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और उस टाइम पे फिर ये रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो था उसको इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है, तो ये तो तब की बात थी। अब क्या होता है देखेंगे। केवल झारखंड नहीं है, कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे रिजर्वेशन इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। तो अल्टीमेटली फिर यही होगा कि इंदिरा साहनी केस की जो मेन सिग्निफिकेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो अभी 27th COP जो चल रहा है UN क्लाइमेट समिट का, उसमें मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC को लॉन्च किया गया, जिसमें इंडिया भी पार्टनर है। और इसमें मतलब इंडिया का गोल भी है अपना कार्बन सिंक बढ़ाने का, और साथ में फिर इंडिया श्रीलंका, इंडोनेशिया और दूसरी कंट्रीज़ के साथ में कोलैबोरेट करेगा मैंग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में। तो ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? इजिप्ट में शर्म एल शेख करके जगह है, वहाँ पे हो रहा है COP 27। और इंडिया जो है वो सब मतलब काफ़ी बड़ा मैंग्रोव का एरिया है यहाँ पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिमेनिंग एरिया ऑफ मैंग्रोव सुंदरबंस। और हमने काफ़ी मतलब हम लोग का एक्सपर्टीज़ भी रहा है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने यही बातें वहाँ पे बोली है। तो इसका मतलब फिर से रिस्टोरेशन करके ग्लोबल मेजर्स को एड किया जा सकता है। तो MAC क्या है? ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात्स और इंडोनेशिया लीड कर रहे हैं, और इसमें दूसरी कंट्रीज़ रहेंगी इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन। ठीक है, और इसमें एजुकेट किया जाएगा, अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी कि मैंग्रोव्स का क्या रोल रहता है ग्लोबल वार्मिंग को कर्ब करने में, और वो कैसे एक सल्यूशन हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए। ओके, लेकिन ये जो पूरा इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है ये वॉलंटरी बेसिस पे रहेगा, तो कोई चेक्स और बैलेंसेस नहीं होंगे, किसी को अकाउंटेबल आप नहीं ठहरा सकते हो। तो पार्टीज जो है वो खुद का कमिटमेंट खुद डिसाइड करेंगी, और डेडलाइंस भी खुद ही डिसाइड करेंगी कि कैसे प्लांट करना है और मैंग्रोव्स को रिस्टोर करना है, और अपना एक्सपर्टाइज दे सकते हैं एक दूसरे को, सपोर्ट दे सकती है रिसर्च वगैरह में, या कोस्टल एरियाज़ को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो अभी करंट स्टेट क्या है मैंग्रोव्स का? तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव एरिया है मैंग्रोव्स का, और इंडोनेशिया में खासकर 1/5 ऑफ द ओवरऑल अमाउंट। और इंडिया में अगर देखा जाए तो 3% है साउथ एशिया के मैंग्रोव पॉपुलेशन का। और वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो मेन हो गया सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, इसके अलावा अंडमान्स में भी है, और गुजरात में कच्छ और जामनगर एरियाज़ में भी है सब्सटेंशियल मैंग्रोव कवर। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे आते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, रोड्स और रेलवेज़ का बनना, और शिफ्टिंग कोस्ट लाइन्स होना, फिर कोस्टल इरोजन वगैरह होना, तो इसकी वजह से मैंग्रोव हैबिटेट जो है वो काफ़ी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि 2010 से लेके 20 तक 600 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव्स का लॉस हो चुका है, और जिसमें से 62% जो था वो डायरेक्ट ह्यूमन इम्पैक्ट्स की वजह से था। ये ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस ने बताया अपनी 2022 की रिपोर्ट में। मैंग्रोव्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो बताया कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता ही है। काफ़ी ट्री और हर्ब्स रहते हैं जो कि इंटरटाइडल वाटर में रहते हैं, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स मरीन लाइफ भी यहाँ पे पाई जाती है। फिर दे ऑल्सो सपोर्ट अ रिच फूड वेब। ओके, तो मोलस्क, एल्गे, फिल्ड सबस्ट्रेट जो होते हैं वो भी वहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह काम करते हैं स्मॉल फिश के लिए। दैन मड क्रैब, शिम्स, तो काफ़ी डाइवर्स वही है कि मरीन लाइफ वहाँ पे रहती है। ओके, तो और वहाँ के जो फिशरमैन वगैरह होते हैं उनको भी एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। एंड अगेन इट एक्ट्स एज इफेक्टिव कार्बन स्टोर्स। तो इसमें बाकी फॉरेस्ट के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा कार्बन को स्टोर कर सकता है, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ कार्बन। और ये कैप्चर कर लेता है काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इसके अगर मैंग्रोव्स को प्रिजर्व किया जाता है तो वही है कि कार्बन को भी हटाया जा सकता है एटमॉस्फेयर से, और उसका रिलीज भी प्रिवेंट किया जा सकता है। फाइन। नेक्स्ट टर्म इज़ ग्रीन वॉशिंग। तो अभी क्या हुआ है कि एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट आया था UN सेक्रेटरी जनरल का, तो उन्होंने वहाँ पे प्राइवेट कॉरपोरेशंस को वार्न किया था कि ग्रीन वॉशिंग जैसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो, और 1 साल में अपने तरीके चेंज कर लें, तौर तरीके। ओके और ग्रीन वॉशिंग के लिए ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? एक्चुअली में अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है, और क्या होता है कि कॉरपोरेशंस या कुछ कंट्रीज़ भी कई बार जो उन्होंने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो भी स्टेप्स उठाए उसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं, और कई बार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी देते हैं, और अनवेरीफाइबल क्लेम्स करते हैं, और कई बार अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के बारे में पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। ओके, तो फर्म्स और गवर्नमेंट्स में काफ़ी ग्रोइंग टेंडेंसी है कि जितनी भी वो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसको ऐसे ही बस ऐसे ही आप क्लाइमेट फ्रेंडली बता देते हो, वो हो ना हो, है ना। और
जैसे है ना, मतलब कि उस एक्टिविटी से ही एमिशन रिडक्शन होगा या फिर एमिशंस नहीं होंगे। तो कई बार ऐसे क्लेम्स होते हैं वो अनवेरीफाइबल होते हैं, इसलिए इसको ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। ओके, तो उस एंटिटी की इमेज तो इम्प्रूव होगी, लेकिन इससे कोई क्लाइमेट चेंज को तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी क्या है कि कई सारी कॉरपोरेशंस अपना नेट ज़ीरो टारगेट्स दिखाना चाह रही हैं, और सब नेशनल गवर्नमेंट्स जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह भी दिखाते हैं। तो ये ग्रीन वॉशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ भी जो हैं उनको भी, उनके ऊपर भी एक्यूजेशन है कि कई बार वो अपना नॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी जो होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगा किसी डेवलपिंग कंट्री में, या कोई बायलेटरल एड होगा, तो उसको वो है ना, मतलब यही दिखा देंगे कि ये क्लाइमेट के बेनिफिट्स इसमें हैं इस इन्वेस्टमेंट में। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फोक्सवैगन स्कैंडल हुआ था, जो कि एक जर्मन कार कंपनी है, तो वो कह रहे थे कि ग्रीन डीजल व्हीकल्स हैं, जबकि उसके एमिशंस के जो टेस्ट हुए थे उसमें पता चला कि इट वाज बेसिकली चीटिंग, तो इट वाज अ टाइप ऑफ ग्रीन वॉशिंग। इस तरीके से दूसरे एमएनसीज भी हैं, जैसे ऑयल जेंट्स हो गए, शेल और बीपी एंड कोका कोला, तो इन सब के ऊपर भी एक्विजिशंस लग चुके हैं। ओके, तो एक तरीके से फिर क्या होता है कि एक फॉल्स पिक्चर आती है, और अब ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। तो ये जितने भी प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स हैं जो कि वैसे कायदे से एमिशंस कट कर सकते हैं, तो आपने डिक्लेयर तो कर दिया है, बट अब इनको सबको जाके मॉनिटर करना और वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है ना। और रेगुलेशन की भी कमी है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन भी नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेसेस वगैरह हैं, तो इनको मतलब इसलिए इस तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, और क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए सर्टिफिकेशंस वगैरह भी बनाए जा रहे हैं, ताकि इस चीज़ को फैलने से और रोका जाए, है ना। और अभी इसके अलावा और दिक्कत क्या हो गई है, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बीच में आ गई हैं जो कि अपना एक्सपर्टाइज क्लेम करती हैं, और फिर मुफ्त में मतलब ऐसे बोलती हैं कि आप हमें फ़ीस दो, आपको हम ये सारी सर्विसेज देंगे। तो अब उनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की कोई इंटेग्रिटी वगैरह नहीं होती है। तो वही है कि कॉरपोरेशंस को क्लाइमेट फ्रेंडली दिखाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, बोलती है आपको ऐसे दिखाएंगे, करेंगे ये वो, तो कॉरपोरेशंस भी आ जाते हैं इन सब बातों में। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे क्रेडिट्स और ऑफसेट्स के बारे में। तो कार्बन क्रेडिट आपने पढ़े होंगे। तो जब ग्रीन वॉशिंग की बात होती है तो कार्बन क्रेडिट की ट्रेड्स पे भी मतलब ये बात आती ही है। तो कार्बन ट्रेड अगर देखा जाए तो एक लेजिटिमेट एक्सरसाइज है, और इसको और एनकरेज किया जाता है। तो क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ या फर्म्स जितना उनका मैंडेट है उससे ज़्यादा यदि एमिशंस अपने कम कर लेती हैं तो उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, और जिसको फिर कार्बन क्रेडिट को दूसरी एंटिटीज़ चाहें तो खरीद सकती हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ऑलरेडी एक कार्बन मार्केट था, और अब पेरिस अग्रीमेंट में भी इसको बनाया जा रहा है। तो वैसे कार्बन मार्केट्स का जो है स्कोप बढ़ गया है, लेकिन साथ में इनफॉर्मल कार्बन मार्केट्स भी हैं। और तो अब क्या हो गया है कि है ना, अब हर तरीके की एक्टिविटी के लिए क्रेडिट मिल जाते हैं, जैसे ट्रीज़ ग्रो करने के लिए, कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करने के लिए, और एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे एमिशंस को कम किया जा सके उसमें क्रेडिट मिल जाते हैं। लेकिन ये क्रेडिट जो होते हैं, ये इनफॉर्मल वाले जो होते हैं, ये एक अनऑफिशियल थर्ड पार्टी कंपनीज दे देती है, और फिर इन क्रेडिट्स को फिर किसी और को बेच दिया जाता है ना। तो ये बहुत ही इनफॉर्मल और बायलैटरल मार्केट्स में होता है, तो इनकी कोई भी इंटेग्रिटी वगैरह नहीं होती है। और उसके अलावा अब इन्होंने एक चीज़ और कही है कि जैसे इंडिया और ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा कार्बन क्रेडिट्स इन्होंने अक्यूमुलेट कर लिए थे क्योटो प्रोटोकॉल में, और चाहते थे कि अगर पेरिस अग्रीमेंट में बनता है नया मार्केट तो उसमें इनको ट्रांजिशन कर लिया जाए। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इसको रेजिस्ट किया और कहा है कि भाई इन क्रेडिट्स की क्या इंटेग्रिटी है। मतलब उनको वही लग रहा है कि ये भी इनफॉर्मल टाइप के क्रेडिट्स हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कि आप कुछ भी किसी थर्ड पार्टी ने किया हो तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि आपके जो रिडक्शंस हैं वो आपने सही से रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, और खासकर जो ऑफसेट्स फॉरेस्ट से हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। अब वैसे तो इंडिया और ब्राज़ील में वैसे ही काफ़ी फॉरेस्ट है तो नहीं होना चाहिए, बट स्टिल। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो इसमें यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था जिसने फिर रेमेडियल मेजर्स कुछ सजेस्ट किए थे, और इसमें कहा था कि जैसे जो कॉरपोरेशंस नेट ज़ीरो टारगेट परसू कर रही हैं तो उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो फॉसिल फ्यूल्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करें। ओके
इसके अलावा उनको मतलब अपने शॉर्ट टर्म एमिशन रिडक्शन गोल्स भी अपने शो करने चाहिए कि वो कैसे नेट ज़ीरो को अचीव कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको भी इनको एंड कर देना चाहिए। ओके, और इसके अलावा इन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड बनना चाहिए, और अल्टीमेटली बात वही है कि जितना भी क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट है वो एक ट्रस्ट बेसिस पे है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट बेसिस पे। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो उस चीज़ को फिर टफ बना सकती हैं, और इट्स नॉट पॉसिबल कि हर प्रोसेस और प्रोडक्ट को पुलिसिंग की जाए, है ना, यानी वेरीफाई और सर्टिफिकेशन किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज़ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग। तो अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, और पहले वो इस पॉलिसी के अगेंस्ट थे। तो वैसे इंडिया में भी एक ही बार आ चुका है रिकमेंडेशन 2008 में, जब रघुराम राजन के अंडर एक कमेटी बनी थी, तो उन्होंने वैसे इस चीज़ को शरिया बैंकिंग से लिया गया है, जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग है। तो रघुराम राजन की कमेटी ने शरिया बैंकिंग का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये चीज़ कही थी कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की ज़रूरत है इंडिया में। तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग क्या होती है? इस्लामिक बैंकिंग में ऐसी बैंकिंग एक्टिविटी बनाई गई है जो कि इस्लामिक लॉ या शरिया के साथ कन्फर्म करे, है ना, यानी उसके साथ ही बैठे। तो इस्लामिक फाइनेंस का एक्चुअली में बेसिस क्या है? कि जो यूजरी होती है, यूजरी यानी अनरीजनेबल हाई इंटरेस्ट रेट लिए जाते हैं, उसको रिजेक्ट किया जाए, और मतलब मनी लैंड करते टाइम पे। और इसके अलावा जिस चीज़ के लिए आप मनी लैंड कर रहे हो तो उसमें कोई भी इमोरल बिजनेस में इंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो वैसे तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है वो एक नैरो कंसेप्ट है इस सिस्टम में, लेकिन इसमें वैसे कई सारे और भी ऑपरेशंस आते हैं। ओके, और अगर नॉर्मली अगर आपको इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग पूछा जाए तो सारे ऐसे ऑपरेशंस जहाँ पे इंटरेस्ट को अवॉइड किया जाता है। ओके, तो एक रीबा करके टर्म होता है, दिस इज़ एन इस्लामिक टर्म फॉर इंटरेस्ट चार्जेस ऑन लोन्स। तो लोन्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। और इसमें मतलब जो अभी करंट इंटरप्रिटेशन है इसके अकॉर्डिंग रीबा जो है वो सारे इंटरेस्ट को कवर करता है, नॉट जस्ट एक्सेसिव इंटरेस्ट। तो एज पर द इस्लामिक लॉ मुस्लिम जो है उनको प्रोहिबिट किया गया है कि प्री डिटर्मिन्ड रेट पे आप कुछ भी इंटरेस्ट ना आपको पे करना है और ना ही एक्सेप्ट करना है। और इस्लामिक बैंकिंग के अकॉर्डिंग जो मनी है उसको आप केवल बैंक में पार्क कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट, और मतलब जैसे आपने डिपॉजिट किया तो आपको उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप उसको पार्क कर सकते हो। और आप उसके अलावा जो वहाँ से पैसा ले रहे हो बैंक से, तो आप उसको स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, गैम्बलिंग, मतलब अगर कुछ भी लोन ले रहे हो तो आप इन सब चीज़ों में, या फिर ट्रेडिंग इन प्रोहिबिटेड कमोडिटीज़ जैसे अल्कोहल या पोक में आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि बैंक काम कैसे कर सकती है विदाउट लिविंग इंटरेस्ट। ओके, तो नॉर्मली तो क्या होता है कि जब लेंड किया जाता है कुछ भी अमाउंट, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और अगर कोई डिपॉजिट करता है बैंक में तो उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है। लेकिन कई सारे बैंक्स हैं, और ख़ासकर वेस्ट में भी हैं, जहाँ पे कुछ शरिया कंप्लाइंट तरीके होते हैं। तो जर्मनी में भी जैसे उसका एक खुला था इस तरीके का बैंक फ्रैंकफर्ट में, और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे मतलब क्रेडिट आप ले सकते हो, जैसे कि इजारा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें। शरिया कंप्लेंट बैंक में आप कुछ बताएं यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो एक होता है इजारा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट के बिहाफ पे बैंक जो है कोई एसेट को परचेज करता है, और उसको आप यूज़ कर सकते हो, क्लाइंट जो है वो यूज़ कर सकता है एक फिक्स्ड रेंटल रेट पे। और फिर क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद एक वो दोनों टाइम तय कर लेते हैं, बैंक और क्लाइंट टाइम तय कर लेते हैं, फिर ऑटोमेटिकली जो उस एसेट की ओनरशिप है वो क्लाइंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पे आपने क्रेडिट लिया, आप रेंट देते रहे, लेकिन आपने कुछ अलग से ऐसे पे नहीं किया, फिर बाद में आपको उसकी ओनरशिप मिल गई। अनदर इंस्ट्रूमेंट इज़ मुरब्बा। तो इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअली अग्रीड प्रॉफिट्स होते हैं उस पर सेल की जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि बैंक जो है वो मार्केट प्राइस पे कोई एसेट को परचेज कर लेगी, और फिर जो मतलब उन्होंने पहले ही कस्टमर के साथ में कोई एक म्यूचुअली डिसाइड किया होगा कॉस्ट, उस पर उसको सेल कर देती है। और क्लाइंट को इसमें एक ये वो रहता है कि वो इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ नेम्ड मुरब्बा। ओके, देन अदर वन इज़ मुशर्रका। तो इसमें क्या होता है कि बैंक और क्लाइंट का जॉइंट इन्वेस्टमेंट होता है। ओके,
तो बैंक जो होती है वो फंड्स प्रोवाइड करेगी, और जो बिजनेस इंटरप्राइज है उसके खुद के फंड्स के साथ ये साथ में इन्वेस्ट करते हैं और दोनों साथ में फंडिंग करते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको फिर जो भी पहले से तय किया होगा उसके अकॉर्डिंग शेयर कर लेते हैं। अब इंडिया में क्या है इसका, अगर देखें अभी स्टेटस, तो जो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से जो लोग इस बैंकिंग को मानते हैं, खासकर मतलब जो इस्लामिक ट्रेडिशंस को प्रॉपर फॉलो करते हैं, उसमें मेंशन्ड है दैट यू आर प्रोहिबिटेड। तो इससे क्या होता है कि कई सारे लोग बैंकिंग प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं, और इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्ट्रेटा से हैं, और वही फेथ के रीजंस की वजह से वो इन प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आरबीआई ने 2016 में भी ये सजेस्ट किया था कि जो इस्लामिक फाइनेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और फिर उसकी वजह और कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि जो बैंक्स चली आ रही हैं उनको चलने दो, उसमें बस आप ग्रेजुअली एक इस्लामिक विंडो को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, तो अभी तो खैर यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, बट पाकिस्तान में आया, सो लेट्स सी आगे यहाँ पे कभी आता है कि नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वाज बीवर ब्लड मून। तो ये मतलब वर्ल्ड का लास्ट टोटल लूनर एक्लिप्स था अंटिल 2025। तो टोटल लूनर एक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ जो है वो उसका शैडो कास्ट करता है कम्प्लीटली ओवर फुल मून, और उससे जो भी पूरा सनलाइट आ रही होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और जो उसका मून का कलर होता है वो डिम हो जाता है, बिल्कुल चला नहीं जाता है, डिम हो जाता है, रेडिश ह्यू का आता है, इसलिए उसको नाम दिया गया है ब्लड मून। और ये केवल तब पॉसिबल होता है जब अर्थ, मून और सन की ऑर्बिट ऐसे अलाइन हो जाती है ताकि मून जो है वो एकदम एग्जैक्टली पीछे आ जाता है अर्थ के। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि जो मून का वो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा टिल्टेड है एज कम्पेयर टू अर्थ के ऑर्बिट, है ना। तो या तो वो उस अर्थ के शैडो के ऊपर या थोड़ा नीचे रह जाता है, जब पूरी तरीके से उसके पीछे आ जाएगा तो फिर वो अर्थ की तो फिर वो टोटली आपका लूनर एक्लिप्स हो जाएगा। तो रेड क्यों, तो ये जो रेडिश अपीयरेंस है ये एक्चुअली में क्या होता है कि जो सनलाइट की रेज आती हैं उसके आउटर एज पे ऑफ द एक्लिप्स शेडो, यानी कि अम्ब्रा। तो अम्ब्रा के जो अंदर का शेडो होता है ना उसको अम्ब्रा कहते हैं। तो उसके आउटर एज पे जो आती है रेज आती हैं उसको, उसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर फिल्टर होके रिफ्रैक्ट होके जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और इससे क्या होता है कि मून के ऊपर इस तरीके की लाइट आती है कि एक डिम कॉपर ग्लो आता है। ठीक है, और जो डिग्री होती है रेडनेस की वो डिपेंड करती है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, है ना, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होके जा रही है ना, तो थोड़ी बहुत जितनी भी होगी वो एयर पोल्यूशन, डस्ट स्टॉर्म्स, वाइल्ड फायर, स्मोक या वोल्केनिक गैस जो भी है उससे रिफ्रैक्ट होके जाएगी। और ये कितना रेयर है, तो टोटल लूनर एक्लिप्सेस जो हैं वो 1-1.5 साल में होते हैं, लेकिन इंटरवल जो है वो वेरी कर सकता है। और लास्ट कितना करते हैं, तो जो एंटायर इक्लिप्स रहता है इट अनफोल्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ नियरली 6 आवर्स, क्योंकि जो मून जो था वो फिर अर्थ के पेलर आउटर शेडो यानी कि उसके पेनम्ब्रा में आ गया था, और देन एंटर दी अर्थ्स इनर यानी कि डार्कर शेडो, है ना। तो अगर आपने डायग्राम देखा है तो ये होता है कि ये सन है सपोज, ओके, देन हियर इज़ द अर्थ, एंड सॉरी फॉर द डायग्राम अगर ज़्यादा वो सही नहीं है तो, और यहाँ पे मून होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से जो इसकी रेज आ रही हैं वो यूं निकल जाएंगी, राइट, और इस तरफ से जो रेज आ रही हैं वो ऐसे यूं करके निकल जाएंगी। तो बेसिकली ये जो साइड का पोर्शन रहता है ना, इतना पोर्शन ये पेनम्ब्रा रहता है, और जो ये प्रॉपर आपका ये शैडो वाला पोर्शन है ना, ओके, ये जो प्रॉपर बीच का ये शैडो वाला पोर्शन है दिस इज नोन एज अम्ब्रा, ओके, दिस इज पेनम्ब्रा एंड दिस इज अम्ब्रा, ओके। तो पेनम्ब्रा से फिर जब मून धीरे धीरे अम्ब्रा में आ जाता है उसके बाद में फिर उसका टोटल इक्लिप्स हो जाता है, ओके। MCQs देख लेते हैं, ट्राई आंसरिंग देम, मैं आपको साइड बाय साइड आंसर्स बताती जाऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम UPSC 2018 पेपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है किसी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल में रख सकती है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो वैलिडिटी होती है किसी भी लॉ की जो 9th शेड्यूल में हो उसको कोई भी कोर्ट एग्जामाइन नहीं कर सकती है या कोई भी जजमेंट उस पर नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 बोथ या नन। आंसर लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ आंसर। तो इसका आंसर है ए, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करने पे एग्जामाइन किया जा सकता है।
सेकेंड क्वेश्चन इज 2004 जो सुनामी आया था उसमें पीपल रियलाइज कि मैंग्रोव जो है वो रिलायबल सेफ्टी हेज की तरह काम करते हैं अगेंस्ट कोस्टल कैलेमिटीज़। तो ये सेफ्टी हेज की तरह कैसे काम करते हैं? तो पहला स्टेटमेंट है कि मैंग्रोव स्वैम्स जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट्स को सेपरेट कर देते हैं सी से बाय अ वाइड जोन, जिसमें लोग ना रहते हैं ना वेंचर आउट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो मतलब लोगों को ज़रूरत होती है आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। थर्ड है कि जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं वो काफ़ी टॉल रहते हैं जिसमें कैनोपीज डेंस रहती हैं और वो काफ़ी अच्छे शेल्टर की तरह काम करते हैं ड्यूरिंग साइक्लोन या सुनामी। और डी स्टेटमेंट है कि जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं वो स्टॉर्म से अप्रूट नहीं किए जाते हैं या टाइड से अप्रूट नहीं किए जाते क्योंकि उनकी एक्सटेंसिव रूट्स होती हैं। इजी क्वेश्चन, प्लीज राइट द आंसर, आई विल टेल यू द आंसर। सो द आंसर इज डी, मेनली इनके रूट्स की वजह से ही मैंग्रोव्स जाने जाते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सीओपी के रेफरेंस में है। पहला स्टेटमेंट है सीओपी कम्स अंडर यूएन सीसीसी एफसीसी कन्वेंशन और जो कि 1994 में आया था। सेकंड स्टेटमेंट है कि इजिप्ट होस्ट करेगा 27 सीओपी इन शर्म एल शेख। तो आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन से ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन। आई विल टेल यू द आंसर, आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी में डिक्रीज हो जाता है तो वो क्या करेगा? ये भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन से ए कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगा। बी स्टेटमेंट है कि ये टैक्स कलेक्शन को इंक्रीज कर देगा। थर्ड इज कि ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देगा इकोनॉमी में। या फिर डी है कि ये टोटल सेविंग्स को इंक्रीज कर देगा। तो अगर आप सर के लेक्चर्स थोड़े देख रहे हो तो आपसे इकोनॉमी बहुत अच्छे से बनने लगी होगी। जो लोग नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ इकोनॉमी को अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लें, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो आपसे इजीली बन भी जाएगा। तो इसका आंसर है सी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो। लास्ट क्वेश्चन इज कि टाइड्स अकर इन द ओशियंस एंड सीज ड्यू टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो आपके ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा ये हाँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। और ये क्वेश्चन अभी क्योंकि पिछले साल ही पूछा गया था तो इसके नहीं, सॉरी, दैट वाज द अदर वन। ओके, एनीवेज तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1 2 एंड 3। आप दोबारा देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, ऑफ मून एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। ऑप्शंस देख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका आंसर है डी, 1 2 एंड 3। ओके, सो दैट वाज ऑल। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस